नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था रिवोल्ट ऑफ 1857 का चैप्टर। आज की वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 आईसीएससी का करेंगे, द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही मैसिव रिवोल्ट था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड होता है और 1858 में इंडिया को प्रोक्लेमेशन करके ब्रिटिश क्राउन के अंदर लाया जाता है। मगर ब्रिटिश क्राउन का एस्टेब्लिशमेंट से 1858 में एस्टेब्लिशमेंट के बाद से बहुत सारे रिवोल्ट्स रेगुलर होते हैं। हमारे जो लीडर्स थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, उनके इतने बहादुरी के बाद जितने भी पेजेंट्स थे और जितने भी आम इंसान था, अब मांग रहा था कि उनको नेशनलिज्म मिला जाए, मतलब उनको अब इंडिपेंडेंस चाहिए ये फॉरेन रूल से। और 1858 से रेगुलर कुछ कुछ रिवोल्ट्स भारत के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे हो रहे थे, जहां पे जिसकी वजह से नेशनलिज्म मूवमेंट आगे बढ़ जा रहा था। दूसरी ओर जो ब्रिटिश सरकार थी 1857 से इतनी ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने सारी सारी कोशिश करी कि जितने भी नेशनल मूवमेंट्स अब 1857 के बाद हो रहे हैं वो सबको सप्रेस कर सके। मगर जो नेशनलिज्म की आग थी 1857 के लड़ाई के बाद अब जग चुकी थी, और अब एक इंडियन, एक आम इंसान, एक आम इंडियन चाह रहा था कि उनको ब्रिटिश क्राउन से आजादी मिले। तो रिवोल्ट 1857 के बाद जो नेशनलिज्म होता है 1858 से लेके 1947 तक नेशनल मूवमेंट्स रेगुलरली चल रहे थे। ठीक है, इसमें बहुत सारा योगदान रहता है हमारे डिफरेंट नेशनलिस्ट लीडर्स का, और जिनके बारे में वीडियो में बताऊंगा। और बहुत सारा योगदान रहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी, इसके पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और बहुत सारे जो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है इन लोगों का मैं वीडियो में आगे इस बारे में भी बताऊंगा। दूसरा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है इस सारे नेशनल मूवमेंट का, वो था द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। मतलब वेस्टर्न एजुकेशन का जब इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि जो बाहर के स्कूल्स है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये बाहर के स्कूल्स जब यहाँ पे प्रोक्लेम किया गया था, तो प्लान ये बनाया गया था ब्रिटिश सरकार से कि बाहर के स्कूल्स जैसा मॉडल अब इंडियन स्कूल्स में बनाएंगे, और मिशनरियों को बिल्कुल खुली छूट दे दी थी कि आप अपना के स्कूल्स खोलिए और सारे इंडियन बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाइए, ताकि इंडियन बच्चे वेस्टर्न एजुकेशन सीख सके। अब ब्रिटिश सरकार क्या चाह रही थी कि ये जो इंडियन बच्चे हैं, ये अगर वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उसके बाद इंडिया में ही उनको ब्रिटिशर्स के लिए काम कराएंगे, ये उनका मेन मोटो था। तो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, मगर ये मोटो बैकफायर करता है, जिसके बारे में हम जानेंगे बाद में। ये मोटो बैकफायर कर जाता है, क्योंकि इंडियन अब वेस्टर्न एजुकेशन सीखने के बाद चाह रहा था कि हमको इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, फॉरेन रूल से बिल्कुल अलग चाहिए। वो जान गया था पढ़ाई के बाद, वो जान गया था कि कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ब्रिटिशर्स का इंडियंस को। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। दूसरा इन्फ्लुएंस था प्रेस। प्रेस ने भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो प्रेस और लिटरेचर के दो सबसे बड़े योगदान थे, ये भी हम जानेंगे बाद में। और तीसरे थे जो मैं बताऊंगा, लॉयर्स, एडवोकेट्स एंड जुडिशरी। इन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया। ये नेशनलिज्म जो इंडियन मांग रहा था, अब वो क्यों मांग रहा था कि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से भारतीय लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जैसे ब्रिटिश रूल्स की वजह से। उनके कुछ ऐसे एक्ट्स थे, उनके कुछ ऐसे काम थे जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ज्यादा परेशानी का कॉजेस थे। सबसे पहला जो मैं पहले ही बता चुका हूं, वो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे उनसे पहले पोर्चुगीज हो, फ्रेंच हो, डच हो, या इसके बाद ब्रिटिश हो, रेगुलरली सब ने भारत को इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया है। क्योंकि भारतीय धरती बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, और भारतीय वर द मेजर, मतलब भारत के लोग सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड थे। तो उसका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा किया गया था। हमारे जो स्पाइसेस थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे। तो एक सबसे बड़ा कॉजेज रहता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, और इस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के दो और भी मेजर कॉजेज रहते हैं, जो कि रहता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसकी वजह जो बहुत ज्यादा ही इम्पोज्ड किया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से। लैंड रेवेन्यू को भी दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में लिया जाता है, या दो टाइप्स में लिया जाता था। पहला था जमींदारी सिस्टम और दूसरा था रियोतवारी सिस्टम। अगर हम जमींदारी सिस्टम को पास से देखेंगे, तो जमींदारी सिस्टम ऐसा था, पिछले वीडियो में बता सको, जो सेटलमेंट एक्ट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि बाहर से ब्रिटिशर्स को ला रहे थे और इंडिया में सेटल करके यहाँ इनको जमींदार बना रहे थे। अब जमींदारी सिस्टम क्या था कि अगर एक किसान है और किसान अपनी जो उनकी जो जमीन है, वो जमीन पे एक लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश सरकार उनसे मांग रही थी। अब लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा था कि वो किसान वो लैंड रेवेन्यू को नहीं दे पा रहा था, जिसके एवज में ब्रिटिश
जमींदार के थ्रू उनके लैंड को कब्जा कर ले रही थी और उनके लैंड को अब जमींदार के हाथ में दे दिया जा रहा था, तब जब तक वो अपना लैंड रेवेन्यू फिर से नहीं दे पाता। तो जो गरीब किसान है, जो गरीब किसान है, क्योंकि उस टाइम इतने सारे एग्रीकल्चरल वेज नहीं थे, इतने सारे एग्रीकल्चर हेल्प्स नहीं थे, तो गरीब किसान क्या है, वो लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से जमींदार लोग उसके लैंड को कब्जा कर चुके थे। और इसी कारण, इसी रूल के कारण जो इंडियन पेजेंट है, इंडियन फार्मर काफी ज्यादा नाखुश था ब्रिटिश सरकार के जमींदारी सिस्टम से। उसके बाद रेवतवारी सिस्टम था, एक और टाइप का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन था। 1857 के बाद जब भी प्रोक्लेमेशन हुआ था 1858 में, बहुत सारे लैंड को कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन यानी कि क्रॉप्स को उगाने के लिए, बहुत सारे लैंड जो कि अब डिफरेंट क्रॉप्स कर रहे थे, उनको वापस ले आया गया था कल्टीवेशन के लिए। तो रेवतवारी सिस्टम था जो कि कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू था। इसमें ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कर रही थी और बहुत हैवी लैंड रेवेन्यू इम्पोज कर रही थी एक भारतीय गरीब किसान के ऊपर, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा नाखुश थे। थर्ड जो था फैमिन, पूरे 19th सेंचुरी में, मतलब 1800s में, चाहे आप शुरू से ले ले या बाद में ले ले, पूरे 1800s में इंडिया फैमिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। और बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और सेंट्रल प्रोविंसेस, मतलब आज का जो एमपी और यूपी है, छत्तीसगढ़ है, इसमें इतने ज्यादा फैमिन आ चुके थे, इतनी ज्यादा भुखमरी थी, जिसकी वजह से जो पेजेंट है, जो फार्मर है, वो लैंड रेवेन्यू तो छोड़िए, बल्कि एक 3 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत में था। मगर इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार ने ना ही कोई लैंड रेवेन्यू कम किया और ना ही कोई मदद करी हमारे फार्मर्स को। फार्मर्स इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में तो बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे रिवोल्ट्स टूट पड़े इसी चक्कर में कि फैमिन, खाने के लिए कुछ नहीं है और ब्रिटिश सरकार इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू इम्पोज कर रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टारवेशन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और कई लोग ना ही फार्मर्स बल्कि नॉर्मल लोग भी स्टारवेशन की वजह से, मतलब भुखमरी की वजह से अपनी जान खो देते हैं। उनके प्रियजन, उनके बच्चे, सबको उसके बाद भी मर जाते हैं, मगर तब भी किसान बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उसके बाद जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडियन इंडस्ट्रीज था, ब्रिटिश सरकार, चाहे ब्रिटिश सरकार हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, ये जानता था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत ज्यादा पूछ परख है बाहर के देशों में। इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि जितने भी इंडियन इंडस्ट्रीज है वो सबको हम इफेक्ट करेंगे, वो सबको बंद करने की कोशिश किया। और जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बनाई हुई चीजें, जो लोकल इंडिजीनस बनाई हुई चीजें थी भारतीयों के द्वारा, तो वो सबको इन्होंने खत्म कर दिया, सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया और सारी हैंडीक्राफ्ट्स को अब बिकवाना बंद कर दिया। जिसके वजह से जितने भी बनाने इंडिजीनस लोग थे, जो बनाते थे अपने घरों में चीजें बनाते, जैसे मटका बनता है, टोकरियां बनती है, लिनन के क्लोथ्स बनते थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, तो ये सबको बंद करा दिया ताकि ब्रिटिशर ही मेजर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स बन सके पूरे दुनिया में। और प्लस इंडिया की जो सॉइल थी बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए बहुत, कॉटन की अच्छी ग्रोथ थी और कॉटन टेक्सटाइल्स की बहुत अच्छी ग्रोथ थी, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा पूछा जाता था, उनके कॉटन को बहुत ज्यादा पूछा जाता था। मगर ये सारी इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होने की वजह से जितने भी इंडिजिनस लोग थे, जो अपनी इनकम कर रहे थे, उनके पास अब कुछ इनकम कमाने के लिए पैसा नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नाखुश और गुस्से में थे। दूसरी बात, डिक्लाइन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का डिक्लाइन भी बहुत ज्यादा इनको अफेक्ट कर रहा था। जैसे मैं, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, सब्सिडरी अलायंस के बारे में बात किया होगी, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कैप्चर कर रही थी, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल अब प्रिंसली स्टेट्स को कैप्चर कर रहा था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स का डिक्लाइन था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जितने थे, जितने भी राजा थे, जितने भी लोग थे, वो मेजर खरीदार थे इन हैंडीक्राफ्ट्स और इन इंडियन इंडस्ट्री से बनी हुई चीजों की। तो ये भी एक मेजर कॉज था जिसकी वजह से इंडियंस ब्रिटिश सरकार से बहुत ज्यादा नाखुश थे। और आखिरी जो मैं समझता हूं वो था हाई एक्सपेंडिचर रेट एंड टैक्सेशन। अच्छा, इससे पहले बता दूं कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट से खत्म होने की वजह से अब जो इंडियन की जो पहुंच थी, वो पहुंच, मतलब बोल सकता हूं जितनी जो पहचान थी, वो केवल अब रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग कंट्री बन चुकी थी। मतलब केवल क्योंकि इनकी सॉइल बहुत अच्छी थी, सॉइल बहुत उपजाऊ थी, केवल रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो, और यही रॉ मटेरियल्स को बाहर भेज पा रहे थे। अब आते हैं अपन हाई एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन में।
कई सारे ऐसे ऐसे टैक्सेस ब्रिटिश सरकार ने इम्पोज कर चुके थे जो कि बिल्कुल खराब थे, जो भारतीय लोग के लिए बिल्कुल नामंजूर थे। पहला टैक्स था जो कस्टम्स एंड रेवेन्यू टैक्स था, जो मैं बता चुका हूं, जो ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी के जो टैक्सेस थे बहुत ज्यादा इंपोज कर रहे थे ब्रिटिश यहाँ पे भारतीय लोगों के ऊपर। दूसरा था जो लैंड रेवेन्यू टैक्स, अभी हम बात कर चुके हैं वीडियो में पहले। और तीसरा था सॉल्ट टैक्स, मतलब छोटी सी छोटी चीजों में भी टैक्सेशन था, बहुत हैवी टैक्स था। सॉल्ट टैक्स जिसके बारे में डांडी मार्च भी हुआ था और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल टैक्सेस थे। सॉल्ट टैक्स उसमें वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल टैक्सेस था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें जा रही थी। कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने यह भी बोला कि सॉल्ट जैसी चीजों पे टैक्स नहीं लेना चाहिए, मगर ब्रिटिश सरकार इस चीज को नहीं मान रही थी और सॉल्ट पे भी टैक्स इंपोज कर रही थी।